हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गंभीर क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्यास सीरीज़ में। ये हमारा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है। आज है 20 सितंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूँ कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, हमारी ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हम पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के न्याय विद्यालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय तर्क में अनुमान को संदर्भित करता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्फरेंस इन इंडियन लॉजिक अकॉर्डिंग टू द न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है अर्थपति। आज का ये सेशन थोड़ा तेज हम सॉल्व करेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, आप जो है क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और इसके सामने सही ऑप्शन लिख के कमेंट में जरूर छोड़िएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अनुमान। देखिए, इन्फरेंस को हम न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी के हिसाब से अनुमान कहते हैं, है ना। अनुमान क्या होता है? ये एक मीन्स होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुंचने का, यानी ज्ञान को प्राप्त करने का जो है ना एक वैलिड सोर्स होता है ये। जैसे हम कहते हैं अनुमान, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं ना कि हो सकता है कल बारिश हो, तो वो कुछ चीज़ों के आधार पर आप लगाते हो, इसी को हम कहते हैं अनुमान या इन्फरेंस। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है रीजनिंग का, जहाँ पर कंक्लूजन जो है वो डिराइव किया जाता है प्रीमाइसिस से। प्रत्यक्ष को हम कहते हैं क्या? परसेप्शन। उपमान को हम कहते हैं कंपैरिजन, जहाँ पर हम दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में कंपेयर करके और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुँचते हैं। और अर्थपति को हम कहते हैं पॉस्टुलेशन या प्रिजम्पशन, है ना। तो ये जो है अलग अलग तरीके हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुंचने के। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वर्बल टेस्टिमनी एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज? बताइए, भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन मौखिक गवाही को ज्ञान के साधन के रूप में संदर्भित करता है? देखिए, वर्बल टेस्टिमनी के बारे में बात हो रहा है, जहाँ पर हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये और इसका करेक्ट आंसर आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शब्द, है ना। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा शब्द। हम किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई सेक्रेट टेक्स्ट हो, है ना, सेक्रेट टेक्स्ट हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई थ्योरी है जो कि प्रूव की जा चुकी है और वो बहुत ही वैलिड तरीके से प्रूव्ड है, और या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता ले रहे हैं, या फिर बाइबल ले रहे हैं, या फिर कुरान शरीफ ले रहे हैं और उनमें लिखे बातों को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वर्बल टेस्टिमनी हो गया, है ना। ये नॉलेज गेन किया जाता है एक रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन से, और सेक्रेट टेक्स्ट का यूज़ करके, इन्हीं थ्योरीज या इन सभी डॉक्यूमेंट्स का यूज करके, तो इसको हम शब्द कहते हैं अगर हम न्याय स्कूल ऑफ नॉलेज में बात करें तो। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विच पॉलिसी अकर्स व्हेन द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस? बताइए, जब निष्कर्ष तार्किक रूप से परिसर का पालन नहीं करता है तो कौन सी भ्रांति उत्पन्न होती है? कौन सा यहाँ पर पॉलिसी अकर हो जाता है? तो निष्कर्ष क्या नहीं कर रहा है? तार्किक रूप से परिसर का पालन नहीं कर रहा है। परिसर यानी प्रीमाइसेस, है ना। प्रीमाइसेस आप लिखते हो फिर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है लॉजिकली, तो वहाँ पर कौन सी यहाँ पर पॉलिसी होगी? पहला है रेड हेरिंग पॉलिसी, दूसरा है नॉन सेक्विटर पॉलिसी जिसे गैर अनुक्रमिक हम भ्रम भी कहते हैं, तीसरा है बैंड वैगन पॉलिसी और चौथा है स्लिपरी स्लोप पॉलिसी। तो देखिए, अगर आप रेड हेरिंग, बैंड वैगन और स्लिपरी स्लोप के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी वाली वीडियो देख लीजिए, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से भी कवर करा दूंगा सारे पॉलिसीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो सेकंड, है ना, नॉन सेक्विटर। ये थर्ड नहीं, सेकंड होगा, यानी गैर अनुक्रमिक भ्रम। तो देखिए क्या होता है नॉन सेक्विटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली फॉलो नहीं करता है प्रीमाइसेस को, एक गैप रह जाता है रीजनिंग में, है ना। और इस गैप के वजह से क्या होता है कि हम इलॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं। ऐसा कंक्लूजन रहेगा जो कि बिल्कुल तार्किक रूप से गलत रहेगा, इलॉजिकल रहेगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं नॉन सेक्विटर पॉलिसी। रेड हेरिंग के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो बता दूं कि एक मछली के ऊपर इसका नाम रखा गया, तो एक बार सर्च करिएगा और सर्च के पढ़िएगा कि क्या कहानी है रेड हेरिंग पॉलिसी का ये नामकरण होने में, क्यों इसका नाम रखा गया था। अगर आपको फिर भी ना पता चले तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं।
अब बताना है, एक बहस में कोई कहता है, ठीक है, एक बहस होता है और वहाँ पे कोई कह रहा है कि चूंकि हमने इसे हमेशा इसी तरह से किया है, ये सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। बताइए ये किस प्रकार की पॉलिसी है। एक डिबेट हो रहा है, वहाँ पर कोई कह रहा है कि हमने हमेशा से, सिंस वी हैव ऑलवेज डन इट इन दिस वे, इट मस्ट बी द बेस्ट वे। पहला है परंपरा से अपील यानी अपील टू ट्रेडिशन, दूसरा है एड पॉपुलम, तीसरा है हिस्ट्री जनरलाइजेशन और चौथा है अपील टू इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और आपके ऑप्शन कौन से इसमें सही है वो आप लिखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो हमेशा से इसी तरीके से किया है ऐसा लिखा जा रहा है। आप भी देखते हो, आपके घरों में भी, आपके गांव में भी ये चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें हमेशा से होती आई हैं उनमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे परंपरा में ऐसे होता है, हमारे जो है तरीके से होता है, हमारे ख़ानदान में ऐसे तरीके से चीज़ें होती हैं, शादी में ये किया जाता है, ये वाला नहीं किया जाता, ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये वाला नहीं किया जाता। तो ये क्या है, ये सब ट्रेडिशन को अपील कर रहा है और लोग उस चीज़ को सही मानने लगते हैं ना। तो इसको हम कहते हैं अपील टू ट्रेडिशन यानी परंपरा से अपील। ये एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर ये अज्यूम कर लिया जाता है कि कुछ भी जो है ना वो तभी सही है जो हमारे ट्रेडिशन के तरह से चलता हुआ आ रहा है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं लाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अपील टू ट्रेडिशन है ना, इसमें रेसिस्टेंट टू चेंज होता है ना। चेंज करने में लोग डरते हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर हमसे जो है हमारे जो पूर्वज हैं वो खफा हो जाएंगे और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो अपील टू ट्रेडिशन हम कहते हैं, परंपरा से अपील। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज भी आप देखते हो ना कि ओलंपिक्स में मशाल लेके और लोग जो है दौड़ते हैं, सबसे पहले जब स्टार्ट होता है ओलंपिक, वो क्या है, ट्रेडिशन है। लोग फिर भी आज करते हुए आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ें चलती आ रही हैं तो लोग उसी को मान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। देखिए आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न है कि आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषता नहीं है। रिसर्च हाइपोथेसिस कई बार मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करता है, एक आपको जो हेल्पिंग हैंड देता है जब आप रिसर्च में आगे बढ़ते हो। तो एक बढ़िया रिसर्च हाइपोथेसिस, एक अच्छी शोध परिकल्पना जो है उसकी कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है, मतलब इसमें 3 विशेषताएं हैं और एक नहीं है, वही बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, पहला है इट इज़ टेस्टेबल यानी यह परीक्षण योग्य होना चाहिए। दूसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन यानी यह व्यक्तिगत राय पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है इट इज़ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होना चाहिए। और चौथा है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बिफोर डेटा कलेक्शन यानी इसे डेटा संग्रह से पहले तैयार किया जाना चाहिए। तो देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछ रहा है, एक विशेषता नहीं है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्च हाइपोथेसिस को अगर आप टेस्ट कर देंगे और ये प्रूव कर दें कि वो नल हाइपोथेसिस है या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, क्या है, नल हाइपोथेसिस को आप रॉन्ग प्रूव कर दें, है ना, तो वो टेस्टेबल तो होना चाहिए ना। कम से कम ऐसे स्टेटमेंट दो जिसको टेस्ट किया जा सके। ऐसा स्टेटमेंट थोड़ी दे देना चाहिए वेग स्टेटमेंट जो टेस्टेबल ना हो। तो यानी कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है। फिर दूसरा है पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होना चाहिए। देखते हैं इस ऑप्शन को, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो आप टॉपिक ले रहे हो उससे रिलेटेड तो होना चाहिए रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और डेटा संग्रह से पहले तैयार किया जाता है, क्या डेटा कलेक्शन से पहले अब बनता है हाइपोथेसिस? बिल्कुल। देखिए हाइपोथेसिस जब बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के डेटा आपको चाहिए। तो ये भी इसका नहीं होगा क्योंकि ये भी विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। देखिए आप अगर अपने व्यक्तिगत राय जो है वो डालने लगोगे इसमें तो आप कहीं ना कहीं गलत रिसर्च हाइपोथेसिस बना लोगे, है ना, क्योंकि इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि आपके रिसर्च की क्या मांग है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। तो फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिख के और इसके सामने ऑप्शन लिखिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। और सारे क्वेश्चंस के लिए ये आप करते रहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ये भी बताइएगा कि ये हमारा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है कि नहीं। आप लोग के पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के सेशन और बनाने में। आज का सेशन थोड़े कम समय में बनाया जा रहा है तो इससे आपका समय भी बचेगा और अच्छे तरीके से हमने कवर कर भी लिया है सारे ही जो इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं उनको। तो व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफन इन एजुकेशनल सेटिंग। देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के शोध का उद्देश्य अक्सर शैक्षिक सेटिंग में अभ्यासकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली तत्काल समस्याओं का हल करना है। जो तत्काल समस्याएं हैं, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए कौन से टाइप का रिसर्च किया जाता है, सिंपली ये पूछ रहा है। कई बार ऑलरेडी इसमें भी डिस्कस हो चुका है, हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी, क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या वो बेसिक रिसर्च होता है, बुनियादी अनुसंधान, या फिर अप्लाइड रिसर्च जिसे हम अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं, या फिर एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। बताइए इनमें से कौन सा होगा। अगर हम बात करें
तत्काल समस्याओं को हल करना, यही जो है इसका कीवर्ड है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जब ये इमीडिएट प्रॉब्लम के बारे में बात है, और आप अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा, तो इमीडिएट प्रॉब्लम का बात है तो देखिए वहाँ पर जो सही होगा वो होगा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च जो है वो प्रैक्टिशनर्स कंडक्ट करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, और वो इमीडिएट प्रॉब्लम जो रियल लाइफ सिचुएशन में आते हैं, असल जीवन में आने वाले जो सिचुएशंस हो जाते हैं और इनका इमीडिएटली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है, उसके लिए एक्शन रिसर्च हम करते हैं। इसका फोकस होता है ऐसे सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना और मेज़र करना इफेक्टिवनेस को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि जो व्यवहारिक जो पृष्ठभूमि है उसमें जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा कारगर है या फिर कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। खासतौर से अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें और जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स होती हैं, है ना, यानी कि एक कंपनी के अंदर में ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज होता है, बस इतना आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रपोज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इन इंडिया। अब ये जो है आपके हायर एजुकेशन से आने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार ये क्यों बता देता हूँ कि कौन से यूनिट का है, ताकि आपको पता चले, आप भी ये पहचानने लगो कि हाँ कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस नीति ने भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना का प्रस्ताव रखा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की प्रस्तावना कौन से वाले जो पॉलिसी है इनमें रखी गई। पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तीसरा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और चौथा है कोठारी कमीशन 1964 टू 66 यानी कोठारी आयोग 1964 से 66। बताना है कि कौन सी पॉलिसी ने प्रपोज किया था नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को स्टैब्लिश करने के लिए। देखिए, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम या नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसको इस्टेब्लिश करने के बारे में, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और अपने आंसर्स क्या हैं ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बारे में बात हुआ है NEP 2020 में, तो बहुत ही रिसेंट चीज़ है ये, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारा आया है उसमें इसके बारे में बात हुआ है ना। और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके हम एजुकेशन सेक्टर में कैसे बेहतरी ला सकते हैं उसके बारे में बात किया गया। ये फोरम का एम क्या है कि हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। किस चीज़ में? एक तो आपके टीचिंग में, दूसरा है लर्निंग और तीसरा है रिसर्च। तीन चीज़ों को, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च में हम इसका यूज़ करें। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसको NEP 2020 में प्रपोज किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही बार पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है, विच कमीशन इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 10+2+3 स्ट्रक्चर इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय शिक्षा प्रणाली में, तो जो 10+2+3 संरचना है, इसकी अवधारणा की शुरुआत का श्रेय किस आयोग को दिया जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये 10+2+3 सिस्टम है क्या। तो आप देखते हो ना कि क्लास 10th तक की एक पढ़ाई आप करते हो, है ना, हाई स्कूल जिसे हम कहते हैं। +2 यानी इंटर हम इसे कहते हैं, और फिर +3 मतलब आपका जो ग्रेजुएशन होता है ना, स्नातक। तो ये वाला सिस्टम बताना है आपको कि कौन से इनमें से कमीशन ने रेकमेंड किया था, क्योंकि अभी क्या चल रहा है आपको मैं बता दूं। NEP 2020 जो है, नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें 5+3+3+4 के बारे में बात किया गया। ये 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर हट चुका है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, तो देखिए ये ईयर वाइज है। इसमें 2 साल तो सबसे पहले, 3 साल का तो ये आंगनबाड़ी हो जाएगा, है ना। आज इसीलिए देख रहे हैं आप कि आंगनबाड़ी में भी अभी एजुकेटर्स का रिक्रूटमेंट चलने वाला है। आंगनबाड़ी ये वर्कर्स होते हैं जो कि गांव-गांव में होते हैं, और इनको जिम्मेदारी दिया गया है कि 3 साल तक तो आप जो है जो भी बेसिक्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, जैसे वर्णमाला हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और उनको व्यवहारिक ज्ञान देंगे, बिहेवियरल नॉलेज देंगे। फिर 2 में ये आ जाएगा आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड, फिर यहाँ पे 3rd 4th 5th, फिर 6 7 8 आ गया, और फिर 9 10 11 12 ये आ गया इसमें, है ना। तो ये आपका जो तरीका है, ये 5+3+3+4 को जो है NEP 2020 में रिकमेंड किया गया। अब ये 10+2+3 जो सिस्टम बहुत दिनों से चला आ रहा था, ये क्या राधा कृष्णन कमीशन ने रिकमेंड किया था, या फिर कोठारी कमीशन ने, या फिर मुदल्लियर कमीशन ने, या नेशनल नॉलेज कमीशन ने। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग ने जो है इसको
रेकमेंड किया गया था 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। और स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग आपको 10 साल तक तो जनरल एजुकेशन लेना होता है, हाई स्कूल हो गया, 2 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम इंटर कहते हैं, और 3 साल हायर एजुकेशन जिसे हम स्नातक या ग्रेजुएशन कहते हैं। तो इसको रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने, और यही इसका सही उत्तर होगा, है ना। राधा कृष्णन कमीशन नहीं होगा, ना ही मुदलियर और ना ही नेशनल नॉलेज कमीशन होगा। अब आपको बताना है कि इनके हेड कौन कौन थे। कोठारी कमीशन के हेड कौन थे, राधा कृष्णन कमीशन के कौन से हेड थे, मुदलियर कमीशन के कौन से हेड थे, और नेशनल नॉलेज कमीशन के कौन हेड थे। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये चारों के हेड का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बहुत कम लोग आंसर देते हैं, लेकिन जो भी लोग आंसर देते हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि आप लोग आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन यूनिट 9 से होने वाला है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। अब बताना है आपको कि जो अम्लीय वर्षा होती है ना, एसिड रेन होती है, जिससे हम ये जानते हैं कि हमारे बिल्डिंग का कलर जो है वो ख़राब होने लगता है। अगर आपके पास वाइट बिल्डिंग्स हैं तो उनका कलर बेकार हो जाएगा, मार्बल्स वगैरह अगर हैं वो ख़राब होने लगते हैं एसिड रेन से। और इसी से जो है ना ताजमहल का कलर येलो पड़ रहा था, इसी एसिड रेन से। तो बताना है कि इनमें से जो कौन से पॉल्यूटेंट्स, कौन से प्रदूषक हैं जो जिम्मेदार हैं एसिड रेन के लिए। पहला है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है आपके पास मीथेन, और चौथा है ओजोन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 लिखते हैं। इसके बाद से मीथेन को हम CH4 लिखते हैं, और ओजोन को हम O3 लिखते हैं, है ना। तो बताना है इनमें से कौन सा एसिड रेन का कारण है। तो अगर हम एसिड रेन के बारे में बात करें और इन चारों ऑप्शंस में से चुनना हो, सबसे पहले तो आप लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सही उत्तर होगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके साथ साथ एक और होता है ऑक्साइड, जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिससे हम NO और X की जगह पे ये NO भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है। तो ये जो है, हम बात करें अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली एसिड रेन के लिए, है ना। तो SO2 और NOx ये आ जाएगा, ये एसिड रेन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये गैसेस क्या करते हैं ना, एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ होते हैं जो फैक्ट्रीज हैं इनके द्वारा, और ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से। नीचे से जो वाटर वेपर फॉर्म होता है, इससे क्या बनता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और ये जो फिर बारिश जब होता है तो फिर ये क्या होता है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के रूप में होता है, और इससे ही जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह का कलर जो है येलोइश पड़ने लगता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, पेरिस समझौते का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है ना। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको कैसे भी रोक देना है, अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम कंपेयर करें। तो बताना है कि यह समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था, विच ईयर वॉज दिस अग्रीमेंट अडॉप्टेड। और फिर से देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर कोई ना कोई अग्रीमेंट या फिर कोई प्रोटोकॉल या समिट आ ही गया। तो बताना है आपको कि पेरिस एग्रीमेंट कौन से ईयर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, और इसके सामने आप वो मार्क कर दीजिए ऑप्शन, या ईयर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको अडॉप्ट किया गया था कब, 2015 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये अडॉप्ट किया गया था 2015 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम COP21 कहते हैं। ये पेरिस में हुआ था, COP21, और इसी में इसको अडॉप्ट किया गया था। प्राइमरी गोल इस एग्रीमेंट का था ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और ये एफर्ट डालना कि 2 डिग्री भी ना पहुँचे, बल्कि ये 1.5 डिग्री जो है उसी तक हम लिमिट कर सकें, 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना जाए। प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उससे कंपेयर करके बताया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, 2015 में ये जो है अडॉप्ट किया गया था, और इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप कि आज के ये सारे ही प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए प्रश्न थे। और
बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये सेशंस चल रहे हैं, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लर्नर्स जो है वो डेली जुड़ रहे हैं। अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में हो तो वहाँ भी ज़रूर शेयर किया करिए हमारे इन सेशंस को, और जो भी आपके डाउट्स हों वो ज़रूर आप पूछ लिया करिए कमेंट सेक्शन के जरिए, और पूरा कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को मैं जो है एड्रेस करूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहूँगा कि काइंडली लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ नीचे अपने कमेंट्स अच्छे अच्छे ज़रूर छोड़ के जाइए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।